सबसे पहले जब इतिहास की बात आती है तो सबसे पहला जो चैप्टर जिससे हम रूबरू होते हैं क्लास 6 में 5th में, जो पहला चैप्टर हम रूबरू होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है आदि मानव या मानव, उनका इतिहास। जिसमें कि हम इतिहास को अलग अलग भागों में बांटते हैं और जो सबसे प्राचीन भाग आता है जहाँ पे कि जिसकी की जानकारी हमें बहुत कम है या फिर नगण्य है, हमें खुदाई या फिर अन्य जरियों से उसकी जानकारी मिली है, वो ऐतिहासिक काल उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको स्टोन एज भी कहा जाता है और इसको 3 भाग में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। जो हमारे पूर्वज थे, हम जिन्हें आदि मानव कहते हैं, वो पूरा पाषाण काल में रहते थे और कुछ मध्य पाषाण काल तक भी रहते थे। जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में जो थे हमारे जो पूर्वज थे वो इवॉल्व हुए ह्यूमन बीइंग में, और 10,000 ईस्वी पूर्व तक 10,000 BC तक जो भी पीरियड था वो था पूरा पाषाण काल। इस समय क्या था कि जो हमारे पूर्वज थे वो या तो शिकारी थे या घुमंतू थे, घूमते थे, खाने की तलाश में यहाँ भटकते थे, खाना मिलता था खाते थे, खेती का ज्ञान नहीं था। आग जंगल में लगने के कारण से आग की जानकारी हो चुकी थी, पर आग का उपयोग या आग और किन कामों में या जानकारी नहीं थी इसकी। तो हमें बहुत कुछ खुदाई के माध्यम से पूरा पाषाण काल के बारे में पता चलता है। तदुपरांत मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 BC से 4,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक होता है। इस काल में क्या हुआ था कि मानव पशु पालने लगा था, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत खेती की भी काफ़ी हद तक शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन परंपरागत रूप से खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। तो बहुत इतिहासकारों का मानना है कि नव पाषाण काल, जो कि 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व या 4,000 BC से 1,000 BC तक है, इस समय आग का उपयोग समुचित ढंग से और खेती का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। आग के उपयोग के कारण से घड़ा वगैरह मिट्टी के जो भी बर्तन मिले हैं, जो हमको खुदाई में मिले हैं, वो नव पाषाण काल के। नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो भी हैं वो सभ्यताएं थी। नव पाषाण काल में सभ्यताएं बहुत विकसित हुई, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सारी सभ्यताएं जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो भी सभ्यताएं थी वो नव पाषाण, मध्य पाषाण से लेके नव पाषाण में काफ़ी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी और मनुष्य को अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी हो चुकी थी। मानव ने जो सर्वप्रथम उपयोग किया था, जिस धातु का उपयोग किया था, फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन इज कॉपर। जो सर्वप्रथम धातु मानव ने उपयोग किया था वो तांबा था। तांबा का प्रयोग सभ्यताओं में हमें मिला है, हमें खुदाई के द्वारा पता चला है कि तांबा सभ्यताओं में प्रयोग हुआ है, और इस वजह से उस पीरियड को ताम्रकालीन सभ्यता या ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण इसलिए क्योंकि कॉपर और स्टोन एज दोनों थे उस वक्त। जो नव पाषाण काल है, न्यू स्टोन एज, और ताम्रपाषाण काल, दोनों का जो पीरियड है वो सेम है। नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC तक माना जाता है, कहीं कहीं 4,000 BC से 1,000 BC तक माना जाता है। तो ताम्रपाषाण काल का है कि 4,000 BC से 1,000 BC तक ताम्रपाषाण काल मानते हैं, क्योंकि इस मनुष्य के द्वारा पहली धातु तांबा यूज की गई थी और तांबा से संबंधित उपकरण और औजार जो भी थे वो मनुष्य उनका प्रयोग करने लग गया था। तांबा बनाने की कला में असुर, बिरजिया एवं बिरहोर जनजाति,
जो झारखंड में जो सबसे पहले जनजाति आई थी वो थी असुर जनजाति। तो असुर, फिर उसके बाद बिरजिया और बिरहोर, ऐसे एक क्रम में आई हुई थी। तो तांबा क्योंकि पहला धातु था तो हम इससे समझ सकते हैं कि तांबे के उपकरण और उससे इक्विपमेंट बनाने की जो भी जानकारी थी या जो भी कला थी, जो भी जानकारी थी या जो भी तांबे से उपकरण बनाने की कला थी, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहली धातु थी। तो विरजिया, बिरहोर एवं असुर जनजाति के लोग इसको प्रयोग में लाया करते थे। झारखंड में जो मुख्य रूप से तांबा मिलता है वो सिंहभूम जिले में मिलता है, हजारीबाग के बाहर गंडा से। हजारीबाग के बाहर गंडा से 49 तांबों की खानों के अवशेष मिले हैं। The remains of 49 copper mines have been found from बाहरगंडा, हजारीबाग। तो हजारीबाग के पास और सिंहभूम के पास जो है मुख्य रूप से तांबे का केंद्र था। और असुर, बिरजिया और बिरहोर, असुर, बिररिया एंड बिरहोर ट्राइब्स वर अवेयर ऑफ मेकिंग कॉपर इक्विपमेंट। ठीक है। ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य युग आता है। कांसा क्या होता है कि तांबे में टीन मिलाकर उपकरण बनाया जाता था जिसे कांसा कहा जाता था। और असुर और बिरजिया जनजाति जो कि पहली दो जनजाति थी, उन्हें तांबे के साथ साथ कांस्ययुगीन औजार बनाने की कला भी आती थी। असुर और बिरजिया ही वो जनजाति है जो कि तांबा, कांसा, उसके बाद आने वाले जो है हमारी, जिस पे आजकल हमारा पूरा सिस्टम बेस्ड है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, वो होता है लोहा। तो लोहा या इस्पात, लोहा से संबंधित जो भी जानकारी थी, लोहा से संबंधित प्रयोग की जानकारी या औजार की जानकारी, वो भी प्रथम प्रयोगकर्ता जो थे वो थे असुर और बिरजिया जनजाति के लोग। इन्होंने ही लोहे से निर्मित औजार बनाए और उत्कृष्ट लोहा बनाने की तकनीक या लोहा गलाने की तकनीक का विस्तार किया। झारखंड में जो सभ्यता थी उसका जो लोहा था वो मेसोपोटामिया, हड़प्पा और भी सभ्यताओं तक भेजा जाता था। जो जैन है उनके 23वें तीर्थकर पारसनाथ का निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसनाथ में। कहाँ हुआ था? पारसनाथ। पार्श्वनाथ के नाम पे पारसनाथ जगह है झारखंड में। पारसनाथ पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। वहाँ पर जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था 717 ईसा पूर्व में। द निर्वाणा ऑफ द 23rd तीर्थकर पार्श्वनाथ ऑफ जैन्स वाज हैपन 717 BC, 717 ईसा पूर्व। इसके बाद हम आते हैं कि कहाँ से झारखंड की शुरुआत जो होती है। ये तो बेसिक्स थे झारखंड के इतिहास के। अब आते हैं कि झारखंड की जो शुरुआत होती है, ऐतिहासिक झारखंड का परिचय जो है वो किस तरह से मिलता है। तो झारखंड का जो सबसे पहला नाम, झारखंड का सबसे पहला नाम या सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख जो भी हमें कहीं साहित्य में खुदाई के दौरान मिला हुआ साहित्य है उसमें मिलता है, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि पुराना माना जाता है, सबसे पुराना। और उसमें पुंड्र या पुंड नाम से मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है लिस्ट की झारखंड और उनका जो नाम है किस ग्रंथ में या किस खुद पुराने ज़माने के साहित्य में उनका क्या नाम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वायु पुराण, जो वायु पुराण है उसमें झारखंड का नाम मुरुंड है। वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरुंड है। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का नाम मुरुंड है। अंतर क्या है? वायु पुराण में मुरंड है, प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड है, विष्णु पुराण में मुंड है। जो पुराण है, वायु पुराण, प्रयाग प्रशस्ति, विष्णु पुराण, जो कि पुराने ग्रंथ हैं, इनमें मुरुंड, मुंड और मुरंड 3 नाम मिलते हैं। भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से,
किक्कट प्रदेश के नाम से झारखंड का उल्लेख होता है। महाभारत में पुंडरीक या पशु भूमि, क्योंकि जंगल झारखंड का नाम ही जंगल पे पड़ा है, तो पशु भूमि के नाम से महाभारत में या पुंडरीक के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में कलिंद देश के नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। और झारखंड का जो पहला नाम झारखंड, जो पहली बार झारखंड का नाम झारखंड नाम से उल्लेख मिलता है, वो मिलता है 13वीं सदी के खुदाई के दौरान मिले हुए एक 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। उसके बाद के जो ग्रंथ है, जैसे कि मुगल काल के हैं आईने अकबरी, तो मुगल काल के ग्रंथों में इनका नाम लगभग समान, जैसे कि आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा नाम से मिलता है। अर्थशास्त्र जिसके लेखक थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम हैं। तो अर्थशास्त्र में नाम कुकुट या कुकुट देश मिलता है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य या कौटिल्य का लिखा हुआ है, उनमें कुकुट या कुकुट देश नाम से मिलता है। टॉलमी, ये इंडिया आए हुए थे, तो टॉलमी का जो ग्रंथ है, टॉलमी ने जब अपने विचार लिखे हैं झारखंड भ्रमण के दौरान, तो उसमें उन्होंने झारखंड का नाम मुंडल नाम से संबोधित किया है। और फहियान जो कि एक चीनी विदेश यात्री थे, उन्होंने कुक्कुट लाड नाम से झारखंड का उल्लेख किया है। व्हेनसोंग भी एक चीनी यात्री थे, उन्होंने झारखंड का नाम कीनासु फालाना या कर्ण सुवर्ण, ये बहुत आसान है याद करने में, कीनासु फालाना या कर्ण सुवर्ण नाम से किया है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा जाता था। अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि मुगल काल में जो अकबर का काल है, आईने अकबरी या मुगल काल है, उसमें कुकरा या खंकरा कहा जाता था। तो वही बात है कि मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा जाता था। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा जाता था। तुजुक ए जहांगीर भी मुगल काल से संबंधित है, तो खोखरा कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो पूरे झारखंड को नहीं, पर छोटा नागपुर को, झारखंड के अन्य भागों को भी छोटा नागपुर कहकर बुलाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड को छोटा नागपुर नाम से बुलाती थी। उसके अलावा जो भी ग्रंथ हैं, जैसे कि तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ बंगला, सियार उल मुख्तरीन, ये ग्रंथ हैं। तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ बंगला, सियार उल मुख्तरीन, इन सभी ग्रंथों में झारखंड का नाम झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। उसके अलावा जो कबीर थे हमारे कवि, या जायसी और अकबरनामा, मुगल काल का अकबरनामा, इनमें झारखंड का नाम झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। और फिर वही आता है कि झारखंड सबका सबसे पहला उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। व्हेनसोंग ने राजमहल के क्षेत्र को किंगची काइला कहा है। व्हेनसोंग ने पूरे झारखंड के लिए जो प्रयोग किया था, वो था कीनासु फालाना या कर्ण सुवर्ण। वहीं पे व्हेनसोंग ने राजमहल के क्षेत्र को, झारखंड के राजमहल क्षेत्र को किंगची काइला या राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों को दामिने कोह नाम से संबोधित किया है। ठीक है, झारखंड के राजमहल क्षेत्र को किंगची काइला और पहाड़ी क्षेत्र को दामिने कोह नाम से संबोधित किया है। जो दामिने कोह है, इनकी स्थापना, दामिने कोह की स्थापना जो है, कैप्टन थे हमारे, एक कैप्टन थे टर्नर, जो कैप्टन टर्नर थे, कैप्टन टर्नर ने यहाँ पे सर्वे कराया था झारखंड में।
पहली बार क्षेत्रों का भौगोलिक सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर कैप्टन टर्नर के हिसाब से उन्होंने दामिनी कोह की स्थापना की। कैप्टन टर्नर ने झारखंड के क्षेत्रों का सर्वे कराया था, तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे राजमहल के, उनका नाम कैप्टन टर्नर ने दामिनी कोह रखा। दामिनी कोह की स्थापना की और ह्वेनसांग ने उसी को राजमहल क्षेत्र को किंगची काइला और उन पहाड़ी क्षेत्रों को दामिनी कोह से संबोधित किया था। जो संथाल परगना क्षेत्र है, जिसमें कि दुमका, पाकुड़, गोड्डा ये जिले आते हैं, इनका उल्लेख, संथाल परगना क्षेत्र का उल्लेख पहले के साहित्यों में नारी खंड और बाद के साहित्यों में कांकजोल नाम से हुआ है। पहले के साहित्य और बाद के साहित्य से मतलब है कि पहले के साहित्य मैंने बताया कि जो पूर्व मध्यकालीन से पहले थे, यानी कि पूर्व मध्यकालीन जो साहित्य हैं जिसमें कि कलिंग देश बोला गया था, उनसे पहले के जो साहित्य थे उन साहित्यों में संथाल परगना का नाम नारी खंड के तरह और बाद के साहित्यों में कांकजोल नाम से हुआ है। संथाल परगना इज मेंशन्ड इन द नेम ऑफ कांकजोल एंड नारी खंड इन लेटर लिटरेचर। ठीक है, अब आगे के क्लास में हम ये देखेंगे कि झारखंड में कहाँ पर हुई खुदाई में से जो हमें प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वो कहाँ पर से हमें कौन सा अवशेष मिला है, और ये सारा पीडीएफ स्लाइड्स के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा झारखंड में हुए धार्मिक आंदोलन और झारखंड किस तरह से प्राचीन काल में ग्रो हुआ, और झारखंड के साथ साथ झारखंड का साहित्य किस तरह से ग्रो हुआ, वो हम आगे झारखंड के साथ साथ झारखंड का साहित्य किस तरह से ग्रो हुआ वो हम आगे की क्लास में देखेंगे।